Two charges Q1 and Q2 are placed at the centers of two spherical conducting shells of radius R1 and R2. The shells are arranged such that their centers are d distance apart. D is greater than R1 plus R2, and the force on Q2 due to Q1. दो shells हैं, Q1 and Q2 are placed at the centers of the two shells, and the distance between them is greater than the sum of the radius of the two shells. और आपको बोला है force बताना है on Q2 due to Q1. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा होगा. What is electrostatic shielding? कि एक मेटल जो है ना वो बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस अपने अंदर नहीं आने देता. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल फैराडेज केज, या आप एक मेटल सरफेस में, मेटल की एक बॉडी में अगर हम आपको इनक्लोज कर दें और आप फोन यूज कर रहे हो तो रेडियो वेव्स अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर फोन. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. आई मीन टू से कि एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे फील नहीं होगा. सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron enters uniform magnetic field with speed v. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और v स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है. इट डिस्क्राइब्स अ सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम्स आउट. सेमी सर्कुलर पाथ के बाद वो बाहर आ जाता है. ठीक है. फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट विल रिमेन सेम. देखिए एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. F इज QE. एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, स्पीड का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्पीड का चेंज नहीं होगा. Question number 3. The magnetic field lines near a substance are shown. Okay, तो field lines are not entering this substance. This substance is डायमैग्नेटिक होना चाहिए. तो उसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है? कॉपर. कॉपर इज डायमैग्नेटिक. आयरन इज फेरोमैग्नेटिक. फेरो में से सारी लाइंस पास होंगी एंड मोस्ट लाइंस. एंड सोडियम एंड एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है. ठीक है, इसमें से फ्यू लाइंस विल पास. कॉपर में से बिल्कुल भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी बिकॉज इट इज डायमैग्नेटिक. और एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए. वाटर, बिस्मथ, हाँ, लेड, NaCl, these all are diamagnetic substances. Paramagnetic के कोई examples? Copper chloride, calcium and oxygen. Next question. The figure shows variation of current with time with four devices. In four devices, the device in which alternating current flows is, alternating current किसमें flow कर रहा है? Sinusoidal wave होना चाहिए. Sine wave. Sine wave कौन सा है? साइन का वेव ये, साइनोसॉइडल वेव ये. सो एस डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम आर. रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. तो इसमें कौन सी दो EM वेव्स का यूज करते हैं हम? दैट इज माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. दीज टू वेव्स आर यूज्ड क्योंकि ये दोनों वेव्स वेदर के साथ इफेक्ट नहीं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करा सकते हो अनलाइक विजिबल रेज. सो माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा. If the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, the new fringe width will be beta is lambda d upon d. तो जब आप इसको एक न्यू apparatus में डिप करेंगे तो सिर्फ लैम्डा इफेक्ट होगा, है ना. अब लैम्डा कैसे चेंज होता है? न्यू में आपने डाला तो बीटा डैश इज लैम्डा डैश डी बाई डी. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा डैश एंड लैम्डा? अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का म्यू है तो म्यू होता है लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम, राइट. या लैम्डा डैश कैसे भी लिख सकते हो आप. तो आप देख रहे हैं हियर आई कैन रिप्लेस lambda dash by lambda by mu from this formula. lambda dash को आप lambda by mu लिख सकते हैं. तो ये आपका है बीटा ओरिजिनल वाला और ये 1 by mu, beta by mu times. So this is your answer. Next question. Photons of energy 3.2 electron volt are incident on photosensitive surface if the stopping potential for the emitted electrons is 1.5 volt. अगर stopping potential ये है तो kinetic energy क्या होगा emitted electrons का? Kinetic energy is EV naught, right? So 1.5 EV electron volt. वर्क फंक्शन आपको फाइंड करना है. अब क्या फॉर्मूला है? H nu
इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच न्यू दिया है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल गिव अस work function. So this will be 1.7 electron volt. Next question. Which is not true for nuclear forces? They are stronger than Coulomb. बिल्कुल ठीक है. In fact, the strongest force existing in nature, nuclear force, strongest force है. They have the same magnitude for different pairs of nucleons. ये भी ठीक है. Proton proton में proton neutron neutron neutron, the magnitude is same. They are always attractive. ये फॉल्स है, दे आर नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव। एक सर्टेन डिस्टेंस के पहले वो रिपल्सिव होते हैं। अगर आपने ये कर्व ध्यान हो आपको, हम इस ऐसा कर्व बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, आर नॉट इस क्रिटिकल डिस्टेंस के पहले फोर्स इज रिपल्सिव, इसके बाद होता है अट्रैक्टिव। ओके, सो it is not always attractive, this is false. Third last one is they saturate as the separation between two nucleons increases, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या मीनिंग है इस प्रॉपर्टी का? सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद वाले जो दूर वाले न्यूक्लियॉन्स हैं वहाँ फोर्स सैचुरेट हो जाता है, वहाँ इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो एक न्यूक्लियॉन जो है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के ऊपर ही फोर्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस देता है, और जैसे ही थोड़ा दूर जाओगे आप, दिस सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एबीसी। अच्छा देखिए, ये करंट फ्लो कर रहा है आई। अब राइट हैंड रूल से, होल्ड दिस इन योर राइट हैंड, तो आप जब राइट हैंड रूल लगाएंगे, द करंट इज इन द राइट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड is coming out of the loop, है ना, इसको हैंड में होल्ड करिए, the magnetic field is coming out of the loop। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो मतलब जो लूप की वजह, अच्छा लेट मी राइट इट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कमिंग आउट ऑफ द लूप, राइट, आउट ऑफ लूप। तो अब मैंने क्या बोला, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपोज करता है ना हमेशा। तो अभी इसकी वजह से आउट ऑफ द लूप है, तो जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इनटू द लूप होना चाहिए, इनटू द लूप। तो इनटू द लूप कैसे होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ABC along ABC if I is increasing, नो ये भी रॉन्ग है, सॉरी दिस पार्ट, डी पार्ट, अलोंग एबीसी इफ आई इज इंक्रीजिंग। अगर आई कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, इफ आई इज कांस्टेंट, ये पॉसिबल नहीं है। इफ आई इंक्रीजेस तो अभी हमने डिस्कस कर लिया एबीसी होना चाहिए, और अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होना चाहिए था। सो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट इज 10th, एन एसी वोल्टेज V is V naught sin omega t is applied to series combination of a resistor R and element X. Instantaneous current in the circuit is this. Which of the following is correct? अच्छा देखिए, ये तो हमें पता चल रहा है जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो करंट आया है वो ये I is I naught sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। तो अब कंपेयर करो फेज, यहाँ ओमेगा t है, यहाँ ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 है। तो रेजिस्टर के साथ हमने सीरीज में क्या लगाया होगा, इंडक्टर या कैपेसिटर। आप एक निमोनिक लर्न कर लो, आइस। इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज, आई लीड्स ई या वोल्टेज, आई लीड्स ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है बाय पाई बाय 4, तो यानी कि ये कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो हियर क्वेश्चन ये तो ठीक है, एक्सेस यहाँ पर तो ओके, एक्सेस कैपेसिटर। अब हमें देखना है कि एक्स सी का वैल्यू होगा क्या। तो फेजर डायग्राम एक बार डिस्कस करते हैं। Okay, let us discuss phasor diagram. How do we draw phasor diagram? For only resistive circuit, I and V are parallel, right? ये VR है और ये I है, ये तो आपको पता होगा। ओनली रेजिस्टिव में दोनों पैरेलल होते हैं, एंड ओनली कैपेसिटर में I सभी बताया
करंट लीड्स वोल्टेज, तो करंट यहाँ और वोल्टेज VC होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो हम इसका वेक्टर सम करते हैं, ERMS इज VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है IXC। वैसे इसकी अभी ज़रूरत थी नहीं, बट मैं फिर भी थोड़ा थ्योरी बता रही हूँ। वैल्यू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, तो I कॉमन ले लो, I इंटू ये हो गया इम्पिडेंस, सो I हटा के ये हमारा इम्पिडेंस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, और फाई क्या होता था, फेज एंगल जो ये है, ये हम कैसे निकालते थे, ये हमारा ये वाला एंगल होता है फाई, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस, VC अपॉन VR, ठीक है। एंड VC इज I इंटू XC, ये I इंटू R, I कट XC अपॉन R, दिस इज tan फाई। अब tan फाई हमें क्वेश्चन में गिवन है π/4, so tan 45 which is 1, so XC is equal to R. So your answer is D part. Next question, a plane wavefront is incident on a concave mirror. Okay, ये मैंने पिक्चर ही पेस्ट कर दी है, plane wavefront incident on a concave mirror of radius of curvature R. Okay, the radius of the refracted wavefront, पहले तो बात तो एक क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसमें मार्क्स फुल अवार्ड हुए थे, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आना चाहिए थे रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो चलिए, अगर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट होता तो हम क्या आंसर करते, अभी तो कोई भी आंसर जिसने भी किया था उसको फुल मार्क्स दिए गए हैं। ओके, रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी, देखिए जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो ऑफ कोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ये तो क्लियर है। अब इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू द फोकस ऑफ द मिरर, तो इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू द फोकस ऑफ द मिरर, एंड फोकस ऑफ द मिरर इज R/2. So the radius of the reflected wave front is the focus of the focal length of the concave mirror, which is equal to R/2. So answer is R/2. Next question is, a proton and alpha particle have same kinetic energy, ratio of the de Broglie wavelengths. de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है h/p, मोमेंटम हमें नहीं गिवन है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना होगा h/√2me। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं, h दोनों के लिए सेम है, E दोनों के लिए सेम है, बोला है सेम काइनेटिक एनर्जी, तो मैं सीधा लिख देती हूँ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट। अब बात करते हैं लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा अंडर रूट। आई होप ये आपको पता होगा, प्रोटॉन होता है 1h1 और अल्फा पार्टिकल होता है 2he4, और दोनों के मासेस में क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स, तो अगर ये m है तो ये 4 टाइम्स है, so 4/1 2:1, so ratio is 2:1. Next question, okay, next is the potential energy of an electron in the second excited state in hydrogen atom. Formula is -13/13.6 n square. Now for second excited state n is 3, ठीक है, तो आप 3 ये आपका आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन मास ऑफ 7x nucleus and the total mass of its constituent nucleons is 21U. ओके, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, ये तो आपको पता होगा ना, व्हाट इज मास डिफेक्ट, आई होप यू नो दिस, व्हाट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता है द सम मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस किससे बना है और न्यूक्लियस का मास में डिफरेंस है। वैसे नहीं होना चाहिए, हम तो कहेंगे भाई एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना, तो दोनों का मास इज इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, सम एनर्जी इज लॉस्ट। जब ये बनता है न्यूक्लियस, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, ये डिफरेंस उसने गिवन है, मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द टोटल मास इज 21U, तो ये हमें मास डिफेक्ट ही बताया गया है। तो ये आपको वैल्यू 21U गिवन है, और ये इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इट इज गिवन टू अस, बाइंडिंग एनर्जी इज 21 U, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियॉन्स है, अपॉन यहाँ पे दिया ही हुआ ये रहा 7, मास नंबर इज 7, सो न्यूक्लियन 7 है, 21/7, 3 is your answer, 3U. The threshold voltage for a PN junction diode used in the circuit is 0.7 volt. The type of biasing and the current in the circuit are, अच्छा अभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप समझते हो, मिनिमम वोल्टेज जो हमें देना पड़ेगा करंट फ्लो कराने के लिए, ये पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का, इसके कम अगर हमने वोल्टेज दिया करंट फ्लो ही नहीं करेगा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हो फॉरवर्ड बाइसिंग में, ये 0.7 वोल्ट है, ये बोला है। इसके बिलो अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 के बिलो होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे 0.5 वोल्ट लगाया हुआ तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, ये हमें क्लियर है। एंड बाइसिंग कॉन्सेप्ट, P section, this is P side, this is N side. P side is connected to positive terminal of the battery, N side is connected to negative terminal of the battery, so it is forward biasing and 0 ampere. 0 because the applied voltage, external voltage is less than the threshold voltage. Next question. When three bulbs of power 200 watt, 100 watt and 50 watt are connected in series, the power consumed by 50 watt bulb is maximum. अच्छा देखो, जब हम बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में जब आपने कनेक्ट किया, अब सारे बल्ब्स इस तरीके से मैन्युफैक्चर हुए हैं कि 220 वोल्ट पे, अगर इनको 220 वोल्ट दिया जाए तो ये अपनी रेटेड पावर पे वर्क करेंगे, बट सीरीज में दे डू नॉट वर्क एट द रेट। तभी तो हम सीरीज प्रेफर नहीं करते डोमेस्टिक सर्किट्स में, क्योंकि ये जितना पावर इनका मेंशन्ड है, जिनका रेटेड पावर है, उस पर ये वर्क करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना है कि सीरीज कनेक्शन है तो पावर किस बल्ब का मैक्सिमम कंज्यूम होगा। देखिए, पावर इज V इंटू आई, या आप यूज करें I²R, या यूज करें V²/R, ठीक है। मैं अभी ये वाला यूज करूँ, क्यों ये यूज करूँ, क्योंकि सीरीज में जो तीन बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, उन सबसे करंट सेम जा रहा है ना। करंट, अगर मेरा क्वांटिटी करंट सेम हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना कंपेयर करना। करंट इज सेम तो मैं कह देती हूँ पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पहली बात तो ये, क्योंकि सीरीज था तो I कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मेरे लिए एक फैक्टर कम हो गया अभी देखने के लिए, तो P यहाँ तक क्लियर है। इस बस मैं ये कह सकती हूँ कि जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ग्रेटर है उसका पावर ग्रेटर है। अब रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस हमारे से चेंज नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस ρL/R इज ρL/A। अब जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब आप ये देखो बल्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। 200, एक मिनट, लेट मी नोट द पावर्स, 200 वॉट, 100 वॉट एंड 50 वॉट। अब आप ये देखो कि बल्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हुई है कि ये 220 वोल्ट पे वर्क करें तो अपनी रेटेड वोल्टेज पे काम कर लेंगे, ठीक है, रेटेड पावर पे काम करेंगे। P इज V²/R से मैं क्या इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकती हूँ। V तो सबके लिए सेम है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से की, आपको ये अप्लायंस चेक करोगे उसके ऊपर लिखा होता है दोनों चीजें कि वो इस पे बेस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो V, अगर मैं सोचूं कि मैंने इन बल्ब को करेक्ट अमाउंट ऑफ वोल्टेज दे दिया है तो उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका वोल्टेज तो तीनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस लीस्ट है उसका पावर ज्यादा है। मैंने उल्टा बोल दिया, जिसका पावर मेंशन्ड पावर, रेटेड पावर जिसका ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस लेस होगा। तो आप ये देखिए, अगर हम देखें मुझे क्या चाहिए, पावर, हमारा क्वेश्चन क्या है, द पावर कंज्यूम्ड बाय विच बल्ब इज मैक्सिमम। तो मुझे पूछना है पावर किसका ज्यादा है, पावर उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस ग्रेटर उसका है जिसका पावर, ये कौन से, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पावर वो बात कर रही हूँ जो रेटेड पावर है, जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर, जिसकी रेटेड पावर मिनिमम है उसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है, और जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है वो कंज्यूम्ड पावर ग्रेटर है। So answer is 50 watt. तो करेक्ट है, पावर कंज्यूम्ड बाय द 50 watt bulb is maximum.
मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ हमने क्या किया है। हमने पहले रेजिस्टेंस चेक किया। किस बल्ब का रेजिस्टेंस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, वो आपके वोल्टेज कम देने से चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस जो है वो है, या करंट ज़्यादा करने से नहीं होगी। रेजिस्टेंस तो जो बल्ब है उसका ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है वैसा ही। तो हमने क्या करा, जो उसकी रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर थी उससे मैंने उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। मुझे ये पता चल गया है कि जिसकी रेटेड पावर लीस्ट है उसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है। ठीक है, अब जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है उसका पावर, कंज्यूम्ड पावर ग्रेटर है, वो हमने इस फॉर्मूला से पता चल गया। सो ए इज करेक्ट बट आर करंट सेम है, पोटेंशियल ये ठीक है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, current carrying square loop made of a wire of length L is placed in magnetic field. It experiences a torque which is greater than the torque on a circular loop made up of the same wire carrying the same current in the same magnetic field. Is it correct? It is not correct. Why? Because formula क्या होता है torque का? mb sin theta, m cross b, और m क्या है? I into a, I into a b sin theta. तो आप देख रहे हो शेप पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया बी एंड आई। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल फॉल्स ही हो गया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप। हम शेप क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया, आप शेप से कंपेयर नहीं कर सकते हो। फिर कह रहा है स्क्वायर लूप क्या ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप बोथ मेड अप ऑफ वायर ऑफ सेम लेंथ। लेंथ तो दोनों की सेम बताई है इसने कि लेंथ दोनों की सेम है, सेम वायर से बोला है ना, बट शेप का हमें हमारा कोई रोल नहीं है, एरिया से पता चलेगा। अब क्या ऐसा होता है कि अगर लेंथ सेम है तो एरिया स्क्वायर लूप का ग्रेटर हो, वो चेक कर लेते हैं। आप कोई रैंडम एग्जांपल ले लो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। सपोज मैं 44 ले लेती हूँ, 44 से कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो 2 पाई आर 44, 2 इंटू 22/7 आर 44, तो आर यहाँ से आपका आ गया 7, रेडियस ऑफ द लूप इज 7, तो एरिया आ जाएगा 7 इंटू 7, यह है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो साइड हो जाएगा 11 सेंटीमीटर और एरिया हो गया 121, तो ये भी रॉन्ग है। स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सो बोथ आर फॉल्स हियर। और ऑप्शन क्या है फिर बोथ फॉल्स के लिए? ये रहा डी, आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट, in n-type semiconductor number density of electron is greater than number of density of holes, बिल्कुल ठीक है, but the crystal maintains overall charge neutrality, neutral रहता है, ठीक है। Ne is greater than, much greater than NH, correct है, और neutral भी होता है, true। The charge of electron donated by donor atom is just equal and opposite to that of ionized, ये भी बिल्कुल ठीक है, correct reason।